आज हम बात करने वाले हैं आरटीके के बारे में। आरटीके बेसिकली है क्या? आरटीके स्टेट मैनेजमेंट करने की एक टेक्निक है। जैसे कंटेक्स्ट एपीआई हम लोगों ने देखा है, तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं मैंने, जिससे हम देख सकते हैं, दोबारा से रिकैप कर सकते हैं कंटेक्स्ट एपीआई कैसे काम करता है। इसी तरीके से कंटेक्स्ट एपीआई जो स्टेट मैनेजमेंट करता है, सेम आरटीके भी स्टेट मैनेजमेंट करता है। बस फर्क ये है कि ये एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट करता है। स्टेट मैनेजमेंट का अगर हम एक ग्लांस ले कि स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को कंपोनेंट से ब्रेक करते हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स का एक ट्री क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत नेस्टेड हो जाता है। अगर ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट से बात करना चाहता है तो देयर इज नो सिंगल वे कि हम उसकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेट को ना आउटसाइड कंपोनेंट रख लेते हैं, जिसे हम ऐसा बोल सकते हैं दिस वुड बी लाइक अ ग्लोबल स्टेट, कि हमने ग्लोबल स्टेट बना दिया। या फिर हम इसी को सबसे बढ़िया नाम दे सकते हैं एप्लीकेशन स्टेट, यानी कि पूरी एप्लीकेशन का स्टेट हम लोगों ने बना दिया। सोचो जरा कि अगर मैंने वेबसाइट पे जाके लॉग इन किया एक बार, तो मैं किसी और कंपोनेंट पे भी उस बंदे का, जो बंदा लॉग्ड इन है, उसका नाम दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो उसका नाम लॉग इन यहाँ किया है, लेकिन दिखाना कहाँ पर है? यहाँ पर। तो अगर मैं लॉग इन करने के बाद डेटा इस स्टेट में रख दूँ, जो कि एप्लीकेशन स्टेट है, पूरी एप्लीकेशन का स्टेट है, तो इस डेटा को मैं यहाँ पुश कर दूँ और ये उस डेटा को यहाँ पर से पुल करके आ जाए, तो कम्युनिकेशन डायरेक्टली हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर किसी इस लेवल पे स्टेट मैनेज नहीं करना। जैसे कि हम कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, तो कंटेक्स्ट में हम ऐसा करते थे कि जो हमारे पास स्टेट मैनेज होगा ना, वो इतने सब ट्री के पार्ट का हम स्टेट मैनेज करते थे। इसका जो स्टेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट। लेकिन यहां पर ना जो स्टेट है वो पूरी एप्लीकेशन का है, ना कि किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट का है। दैट्स वाई हम आरटीओ क्या बोलते हैं? इट इज एन एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे को यूजर का डेटा हर पेज पे चाहिए होगा, तो इसका मतलब मैं, यानी कि हर कंपोनेंट पे चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे एप्लीकेशन स्टेट में डाल दूंगा। इसलिए हम यहाँ पर इसका वर्ड यूज कर रहे हैं। या फिर सपोज मैं बोलूँ कि आपके एप्लीकेशन के जो मेन्यूज है ना, जो आपकी एप्लीकेशन नेविगेशन है, वो मुझे चाहिए, तो उसे भी मैं ऐसे ही स्टेट पर डाल दूंगा। तो इट मीन्स एप्लीकेशन लेवल का स्टेट हम मैनेज करके आ पाएंगे इसके थ्रू। तो आरटीके जो हमारे पास है, विच इज एक्चुअली फुल फॉर्म अगर हम बात करें आरटीके की, तो आरटीके स्टैंड फॉर रिडक्स टूल किट। इट इज अ रिडक्स टूल किट, राइट। इसका मतलब इससे पहले सिर्फ हमारे पास सिर्फ रिडक्स हुआ करता था, लेकिन अभी जो रिकमेंडेड है, यानी कि रिडक्स वालों ने ही रिकमेंड किया है कि आप किसे यूज करो, आरटीके को यूज करना शुरू करो, राइट। अब आरटीके का वजह हमें समझ में आई है कि हमें पूरी एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज करना है। तो अगर एक एग्जांपल से देखें, इस एग्जांपल से देखें, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन हो सकती है, अगर हम किसी बड़ी एप्लीकेशन के हिसाब से देखें, तो हमारी एप्लीकेशन में ना जो डेटा हो सकता है वो फ्लो कर सकता है, लेट से इस लेवल पे, तो वो इस लेवल से डेटा फ्लो हो और माइट भी इस लेवल तक पहुंचे। तो अगर हमें ऐसा फ्लो कराना है तो हम जनरली क्या करते हैं, हम स्टेट अपलिफ्टिंग और डाउनलिफ्टिंग करते हैं। मतलब अगर डेटा नीचे तक पहुंचाना है तो हम यहाँ से इसको भेजेंगे, ये इसको भेजेगा, फिर ये इसको भेजेगा, डेटा पहुंच जाएगा। सेम अगर यहाँ से डेटा, इस जगह से डेटा यहाँ पहुंचाना है, तो ये ऊपर भेजेगा डेटा, फिर ये ऊपर भेजेगा, फिर ये ऊपर भेजेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा। दैट्स वाई स्टेट अपलिफ्टिंग या डाउनलिफ्टिंग चलती है। दैट्स वाई जब हमारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी कि उसका ट्री कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो हमारे पास दो चॉइस निकल कर आती है। या तो हम कंटेक्स्ट के थ्रू सॉल्व कर दे इस प्रॉब्लम को, या फिर आरटीके के थ्रू करें। पहले हमने कंटेक्स्ट देख रखा है, दैट्स व्हाई वी आर जंपिंग टू द आरटीके। तो इसलिए हम आरटीके की तरफ जाते हैं, राइट। तो आरटीके पहुंचते हैं। आरटीके की नीड क्या है अगर हम देखें, तो ये बोलता है कि अगर आरटीके से पहले हम सबसे पहला फंडा ये समझें कि आरटीके स्टैंड फॉर रिडक्स टूल किट, तो हम सबसे पहला वर्ड ही किसको अंडरस्टैंड करें? रिडक्स को। तो विदाउट रिडक्स कुछ ऐसा होता था कि अगर दो कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो आइडियली ये मैकेनिज्म यूज करते थे, वो स्टेट को अपलिफ्ट करते थे, ऊपर पहुंचाते थे, या स्टेट को डाउनलिफ्ट करते थे। और ऐसा करने के लिए हम जनरली क्या करते थे? प्रॉप्स प्रोपगेशंस करते थे, यानी कि प्रॉप्स को ऊपर से लेकर नीचे तक फेंकते थे। उसे या तो डेटा के फॉर्म में फेंकते थे या फंक्शन के फॉर्म में। लेकिन जब रिडक्स आया तो उसने बोला देखो, आपका जितना भी डेटा है ना, वो सेंट्रलाइज स्टोर है एक जगह। इसका मतलब एक सेंट्रलाइज प्लेस आपने बना दिया है जहां पर आपका सारा डेटा पड़ा है। अब जिसको भी डेटा चेंज करके भेजना हो, यहां पुश कर देगा और दूसरी जगह से कहीं पर ही पुल किया सकता होगा। इसका मतलब यहां पर पुल करने का मतलब यहां पर सब्सक्राइबर्स बैठे होंगे जो सब्सक्राइब करके बैठे होंगे डेटा को। तो एक डेटा को पब्लिश करेगा और बाकी लोग क्या कर जाएंगे? उसे सब्सक्राइब कर जाएंगे, इंस्टेंट ऑफ कि मुझे स्टेट अपलिफ्टिंग या डाउनलिफ्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से हम रिडक्स की तरफ जाते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इससे। तो रिडक्स असल में क्या है, कैसे आया? तो अगर हम देखें तो रिएक्ट का ये आइकन है, ये रिडक्स का आइकन है। रिडक्स को जो क्रिएट करने वाला पर्सन था, जिसने CRA बनाया था, क्रिएट रिएक्ट ऐप बनाया था, डेन। इसी ये फेसबुक में काम करता रहा और इन्होंने ही रिडक्स पे काम करना शुरू किया। तो रिलीज हुआ जून 2015 के अंदर, इंस्पायर्ड हुआ फ्लक्स से। इसका मतलब फ्लक्स जो था वो फेसबुक ने बिल्ड किया था स्टेट मैनेजमेंट।
तो उसमें कुछ इश्यूज थे, उसे सॉल्व करके इन्होंने रिडक्स बिल्ड किया था। जब रिडक्स बिल्ड हुआ तो रिडक्स को हमने क्या बोलना शुरू किया, सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। इसका मतलब ये नहीं बोला गया सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट फॉर रिएक्ट एप्लीकेशन, इट इज अ सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन के लिए एक सेंट्रल प्लेस बना दिया गया है। साथ में इसे बोला गया इट इज अ पैटर्न, इसका मतलब एक तरीका बनाया गया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड इट्स अ पैटर्न, एंड लाइब्रेरी टू मैनेज एप्लीकेशन स्टेट। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इट इज अ लाइब्रेरी टू मैनेज एप्लीकेशन स्टेट, एक लाइब्रेरी मिल रही है हमें जिससे हम पूरा एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज करके आ सकते हैं। साथ में ये सिर्फ एप्लीकेशन स्टेट के साथ काम कर रहा है, इट इज नॉट फॉर कंपोनेंट स्टेट। इसका मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास स्टेट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अपने माइंड में। एक है हमारे पास जब हम कंपोनेंट्स यूज करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड यूज स्टेट, जिसे हम बोल सकते हैं दिस इज माई इंटरनल स्टेट, ये मेरा एक इंटरनल स्टेट है। इसको हम स्टेट को नाम देते हैं कि एक इंटरनल स्टेट है, तो दिस इज कम इन अ कैटेगरी कॉल्ड इंटरनल स्टेट। इसी तरीके से हम एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टेट। इसका मतलब वो स्टेट किसके अंदर नहीं है, कंपोनेंट के अंदर नहीं है। तो एक्सटर्नल स्टेट मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म दिखता है हमें कंटेक्स्ट, और एक दिखता है रिडक्स, राइट। और रिडक्स का ही मॉडर्न वर्जन हमें क्या दिखता है, आरटीके। अभी हम सिर्फ रिडक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें रिडक्स समझ में आता है कि रिडक्स असल में कर क्या रहा है, राइट। तो वंस वी अंडरस्टैंड रिडक्स, कब यूज करना चाहिए रिडक्स, रिडक्स तभी यूजफुल है जब आपके एप्लीकेशन का जो डेटा है, ज्यादातर डेटा, बहुत सारा डेटा एप्लीकेशन स्टेट का पार्ट है। इसका मतलब वो कभी कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, बाहर रहता है, ताकि सभी कंपोनेंट उसे यूज कर सके। तो एप्लीकेशन स्टेट का डेटा है, आपका डेटा बार बार चेंज हो रहा है, डेटा तो है आपके पास लेकिन डेटा बदल भी रहा है बार बार, तब भी आपको उसे कंपोनेंट को देना पड़ेगा। या आपकी एप्लीकेशन के जो लॉजिक्स हैं जिसमें स्टेट यूज हो रहा है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, या आपकी एप्लीकेशन मीडियम से लेकर लार्ज साइज में पहुंच गए जहां पर बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, देन यू नीड अ रिडक्स। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमें समझ में आता है कि रिडक्स कहां स्टैंड करता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कि आरटीके कहां फिट होता है। तो जंप करते हैं रिडक्स के कोर कंसेप्ट्स पे। तो रिडक्स क्या बोलता है, रिडक्स बोलता है कि जहां पर मैं डेटा रखूंगा अपना, उस प्लेस को मैं बोलूंगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट। दिस इज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट जहां पर सारा डेटा पड़ा होगा। इसको सेंट्रलाइज स्टेट को हम किस नाम से बुलाएंगे, स्टोर के नाम से, जिसमें सारा डेटा पड़ा होगा। तो सेंट्रलाइज स्टेट को आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि इट्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, और उसमें की वैल्यू पेयर में मेरे पास डेटा पड़ा होगा, और आपको पता है की वैल्यू पेयर कितनी भी हो सकती है। तो सेंट्रलाइज स्टेटमेंट मतलब इट्स अ स्टोर एंड एट द एंड इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि स्टोर का यूज क्या है, दैट्स अ फर्स्ट प्लेस। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जो स्टोर में जब भी चेंजेस होंगे, यानी कि स्टोर में जब भी अपडेशंस करोगे, स्टोर में चेंजेस का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो, अपडेशन कर रहे हो, क्योंकि स्टोर भी तो हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो अगर मेरे को जब भी स्टोर में अपडेशंस करनी होगी, यूजली वी यूज अ वर्ड कॉल्ड, मुझे क्रड करना होगा उस पर, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट करना होगा उस पर, तो वो काम कौन करेगा, वो काम रिड्यूसर करेगा। तो रिड्यूसर एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम स्टेट को अपडेट करेंगे। तो स्टेट को अपडेट करने के लिए वी हैव अ थिंग कॉल्ड रिड्यूसर, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास होगा एक्शन। एक्शन इसलिए होगा कि जब कोई भी कंपोनेंट, जैसे कि ये कंपोनेंट अगर डेटा भर के भेजना चाहता है तो वो एक्शन में भर के भेजेगा। तो एक्शन में डेटा जाएगा, फिर वो रिड्यूसर के पास जाएगा, रिड्यूसर उसे अपडेट करेगा, फिर स्टोर अपडेट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब जब भी हमें स्टोर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि इसका मतलब स्टेट पे अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी ऑलवेज प्रेफर रिड्यूसर से कर रहे हैं। एक्शन सिर्फ डेटा कैरी करने के लिए, तो आप ये समझो इसके थ्रू हम डेटा को कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं। जब डेटा कैरी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्शन का टाइप क्या है। टाइप का मतलब ये, क्या वो एक्शन क्रिएट करना चाहता है कुछ, या वो ऑब्जेक्ट में कुछ डिलीट करना चाहता है, या ऑब्जेक्ट में कुछ सर्च करना चाहता है, या ऑब्जेक्ट में कुछ अपडेट करना चाहता है। अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो वो एक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसके साथ होगा पेलोड। पेलोड का मतलब जो डेटा हम कैरी करके लेके जाना चाहते हैं वो पेलोड में भर के जाएगा, राइट। तो हमें समझ में आता है कि ये 3 चीजें हमें चाहिए आइडली। तो रिडक्स के कोर कंसेप्ट में हमें बात समझनी है कि जिसको भी डेटा भेजना होगा, जो भी डेटा भेजेगा, उसके लिए आप ग्रीन साइन देखना, डेट इज कॉल्ड डिस्पैच, यानी डेटा को डिस्पैच किया जाएगा। और दूसरी जगह जब डेटा को हम पिक करके लेकर आएंगे, जैसे ये डेटा को पिक कर रहा है, डेटा को पिक कर रहा है, तो वी यूज अ वर्ड कॉल्ड सब्सक्राइब कर देंगे डेटा को, है ना। इसके लिए हम कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ हुक्स देखेंगे जो ऐसा काम कर रहे होंगे। बट वी कोर कंसेप्ट के, कोर कंसेप्ट ये 3 चीजें हैं, स्टोर, एक्शन और रिड्यूसर। तो जितने अभी तक कोर कंसेप्ट्स पढ़े हम लोगों ने, अब इसके ऊपर एक रिडक्स वालों ने एनिमेशन रखी है, उसी एनिमेशन को मैंने यहाँ पर फिट कर रखा है, इस एनिमेशन को देखते हैं।
तो पहले इस एनिमेशन को चलाने से पहले ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा जितना भी डेटा है वो कहाँ पर पड़ा है, स्टोर में पड़ा है। ये सेंट्रलाइज जगह है जिसके अंदर डेटा पड़ा होगा, एंड वी नो वो किस फॉर्म में पड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यानी की वैल्यू फॉर्म में। अब स्टोर के साथ जो कनेक्टेड होगा वो रिड्यूसर कनेक्टेड होगा, और रिड्यूसर हमारे पास मल्टीपल होंगे, मतलब एक रिड्यूसर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्टोर असल में क्या कर रहा है, ये पूरी एप्लीकेशन का डेटा रख रहा है। सोचो जरा कि आप कोई ई कॉमर्स बना रहे हो, तो ई कॉमर्स में आपके पास जो डेटा हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है यूजर डेटा हो, वो हो सकता है ऑर्डर्स का डेटा हो, वो हो सकता है प्रोडक्ट्स का डेटा हो, वो हो सकता है कार्ड्स का डेटा हो। इसका मतलब ये सारे की वैल्यू किसके अंदर पड़े होंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो इसका मतलब एप्लीकेशन डेटा का मतलब है यूजर, ऑर्डर, प्रोडक्ट्स, कार्ड, ये सब मेरे एक स्टोर के अंदर पड़े हैं। अब ऑफ कोर्स यूजर को अपडेट करना है तो यूजर ऐड हो सकता है, यूजर डिलीट भी हो सकता है, यूजर सर्च भी हो सकता है, यूजर अपडेट भी हो सकता है, ऑर्डर के साथ भी ये हो सकता है, प्रोडक्ट के साथ भी हो सकता है, कार्ड्स के साथ भी हो सकता है। तो मैं इन सब के रिड्यूसर बनाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास एक यूजर का रिड्यूसर हो, ऐसे ही मेरे पास एक ऑर्डर का रिड्यूसर हो, ऐसे ही मेरे पास एक कार्ड का रिड्यूसर हो। तो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट रिड्यूसर्स, और इन सारे रिड्यूसर्स को मैं कंबाइन करके कनेक्ट करूंगा किसके साथ, स्टोर के साथ, ताकि वो चेंजेस करके आ पाए। यानी कि स्टोर में जब भी चेंज होगा तो उस चेंज को हम एज अ स्टेट रिफ्लेक्ट कर देंगे यूआई पे। तो यूआई का मतलब है जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे जितने भी, वो किसका पार्ट है, यूआई का। और जितना भी डेटा आएगा चेंज होके, दैट इज कॉल्ड स्टेट। तो आपको समझना है कि डेटा स्टोर में जा रहा है, रिड्यूसर इस स्टोर को अपडेट कर रहा है, जब भी अपडेट करता है तो एज अ स्टेट वो डेटा निकलता है, और इस यूआई को हम इसे हैंड ओवर कर देते हैं। हैंड ओवर करने के लिए हम यहां पर एक हाइयर ऑर्डर कंपोनेंट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर बिठाएंगे सबसे ऊपर टॉप पे, वो डेटा को प्रोवाइड कर देगा जिसको भी डेटा चाहिए होगा। यानी कि जिसको भी डेटा चाहिए होगा, वी कैन थिंक अबाउट वो डेटा को सब्सक्राइब करके बैठा होगा, उसे वो डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। और जिसको भी डेटा भेजना हो, सपोज उसको डेटा भेजना है यहां से, तो वो डेटा को डिस्पैच करेगा। तो ध्यान देना, जब भी डेटा भेजा जाएगा डिस्पैच, जब भी डेटा मिलेगा यूज अ थिंग कॉल्ड, हमने उस डेटा को क्या कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया, ताकि वो डेटा हमें मिल जाए। इसको हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन थॉट ये होगा कि डेटा हमने भेजा, जब डेटा भेजा जाएगा तो डिस्पैच जब भी किया जाएगा, डेटा हमेशा एक्शन के फॉर्म में डिस्पैच किया जाएगा। और एक्शन में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक होगा उस एक्शन का टाइप और एक होगा एक्शन का पेलोड। ये जो एक्शन का डेटा है ये पहुंचेगा रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर निकालेगा टाइप क्या है, ऐड करना है डेटा या डिलीट करना है या सर्च करना है या अपडेट करना है, ये कौन बताएगा, टाइप। और पेलोड बताएगा डेटा क्या आया है। रिड्यूसर उसके बेसिस पर उस डेटा को अपडेट करेगा कहां पर, स्टोर में। तो स्टोर में अपडेट कर देगा, और अपडेट करने के बाद वो स्टेट में से रिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच जाएगा, राइट। तो दिस वुड बी द फ्लो। अगर इस फ्लो को एक बार पिक्टोरिकली में दिखाने की कोशिश करूं आप लोगों को, तो और क्लैरिटी मिलेगी इससे, क्योंकि मैं यहां पर ड्राइंग करूंगा, फिर हम इसकी एक एनिमेशन देख लेंगे। तो लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि मेरी एप्लीकेशन पे एक यूआई बना हुआ है, और यूआई बना हुआ तो ऐसे बना होगा कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो एक ट्री बना हुआ कंपोनेंट्स का, और सपोज ये कंपोनेंट, इसका नाम ले लेते हैं, दिस इज वी कॉल्ड इट एज अ कंपोनेंट ए मान लेते हैं इसे। कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी से बात करना चाहता है, मान लो ये कंपोनेंट बी है ये वाला, ठीक है। अब अगर इसे डेटा यहां से भेजना है तो स्ट्रेटेजी ये है कि इसके पास एक एरिया होगा विच वी कॉल्ड एज अ सेंट्रलाइज्ड स्टोर, है ना। तो सेंट्रलाइज स्टेट भी बोल सकते हैं हम इसे। तो इसका मतलब अपने पास क्या होगा, एक जगह होगी स्टोर, और स्टोर हमें पता चला कैसा है, की एंड वैल्यू की फॉर्म में, राइट। की वैल्यू की फॉर्म में डेटा रख रहा है। अब अगर कंपोनेंट ए को डेटा भेजना होगा तो रूल ये है, वो क्या यूज करेगा, इट इज यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड डिस्पैच। वो डेटा को भेज देगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी को कोरियर भेजते हो, तो कोरियर क्या करवाते हो, डिस्पैच कराते हो। तो मैंने डिस्पैच कराया। अब जब मैं डिस्पैच कराऊंगा तो डिस्पैच करते वक्त जैसे आप किसी को कोरियर भेजोगे तो आप क्या करोगे, आप एक गिफ्ट पैक बनाओगे उसका, उस गिफ्ट पैक को नाम दो, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो आप एक एक्शन बनाओगे। इसका मतलब अगर सपोज आपको किसी को लेटर भेजना है तो आपके पास एनवेलप होना चाहिए, वो एनवेलप ही क्या है, वो एक्शन है। अब जब एक्शन बनाओगे तो एक्शन के दो पार्ट होंगे, एक होगा टाइप, कि भाई एक्शन किस टाइप का। सोचो अगर आपने किसी को एनवेलप भेजा तो आप ये डिसाइड करते हो कि इसे फास्ट भेजना है मेरे को, मतलब बहुत जल्दी एक दिन में या उसी दिन में इसे भेज देना है, या ये जो सामान मैं भेज रहा हूँ इसके अंदर रख के कोई वो फ्रेजाइल सामान तो नहीं, ग्लास व्लास तो नहीं जो टूट जाएगा। तो मैं उस हिसाब से टाइप डिसाइड करता हूँ कि मेरे डेटा कैसा भेजना है। तो यहाँ टाइप में क्या बता रहा हूँ मैं टाइप बता रहा हूँ क्या इस डेटा को ऐड करना है, ये इस डेटा को डिलीट करना है, ये इस डेटा को सर्च करना है। यानी कि एक तरीके से टाइप बता रहा है कि उसके ऊपर क्या ऑपरेशन मुझे करना है। और साथ में होगा पेलोड, पेलोड बताएगा डेटा क्या है। ये मैंने यहां से डिस्पैच कर दिया। देखो यहां से जब डेटा डिस्पैच होगा तो ये डेटा पहुंचेगा
एक एरिया के पास जिसे हम बोलेंगे रिड्यूसर, और हमारे एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा रिड्यूसर्स हो सकते हैं। तो यहां से वो डेटा पहुंचा रिड्यूसर के पास, इसका मतलब उसके पास क्या पहुंचा, उसके पास पूरा एक्शन पहुंचा। और रिड्यूसर साथ में स्टोर के साथ कनेक्टेड रहता है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्टोर को ही तो अपडेट करता है, इसलिए वो कनेक्टेड रहता है। तो इसका मतलब इसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो एक्शन जो यहां से भेजा, और दूसरा क्या, उसके पास पड़ा होता है स्टेट, यानी कि स्टेट जो वैल्यू इसके पास पड़ी है। अब उसके ऊपर वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि कुछ लॉजिक लगाता है, समझ लो कुछ लॉजिक लगाता है। लॉजिक लगाने के बाद इधर से जाकर ये स्टेट को अपडेट कर देता है, तो यहां से स्टेट अपडेट हो जाता है। तो देखो आपका डेटा पहुंचा रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर के पास लॉजिक था, और उसने स्टेट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद यहां से जो स्टेट है ना, उठ के पहुंचता है सीधा इस जगह, यहां बैठा होता है एक प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक हमारे पास एचओसी है, हाइयर ऑर्डर कॉम्पोनेंट है, सबसे ऊपर बिठा रखा है इसे। ये कहता है कि मैं जो भी इधर चेंज हुआ स्टेट में, यानी कि स्टोर में, इस स्टोर को प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। अब जिसको भी चाहिए होगा, जैसे इसे चाहिए डेटा, जिसको चाहिए डेटा वो असल में क्या करके बैठा होगा, सब्सक्राइब करके बैठा होगा। तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे सब्सक्राइब के लिए, सिलेक्टर। यहां पर वर्ड आएगा सिलेक्टर, जिससे हम डेटा को पुल कर लेंगे। तो आप सब्सक्राइब को समझ लो, इट इज लाइक पुल, कि हम डेटा को खींच रहे हैं, और यहां से जब डिस्पैच किया था तो इसे समझ लो इट्स लाइक पुश, तो यहां से डेटा हमने फेंका। सो दिस इज एक्चुअली द फ्लो जो रिडक्स फॉलो करता है, राइट। ये रिडक्स का फ्लो है। आरटीके ने कुछ चीजें करी हैं, वो हम देखेंगे उसने क्या चीजें करी हैं एक्चुअली में। अब वही बात जो मैंने ड्रॉ करी थी उसे एनिमेशन समझ लेते हैं। तो एक बार मैं इसके एनिमेशन ऑन कर देता हूं। तो आप देखो यहां से इसने बताया कि यूआई पे क्लिक हुआ, यानी कि यहां से डेटा गया, एक्शन भर के टाइप और पेलोड दिख रहा होगा, और वो किसके पास पहुंचा, रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर ने स्टेट में चेंज किया, और देखो स्टेट में चेंज हो गया, वो यूआई में रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये ना रिपीट हो रही है बार बार एनिमेशन, सेम समझाने के लिए। तो आप इसे देख कर है ना समझ सकते हो कि पूरा फ्लो कैसे चल रहा है। और ये जो जीरो आया था ना शुरू में, डेट इज द स्टोर की इनिशियल वैल्यू। तो स्टोर में जीरो था बाय डिफॉल्ट, इसलिए यूआई पे सबसे पहले क्या छपता है, जीरो। इसलिए आपने समझना है कि जब एप्लीकेशन चलती है ना, तो यूआई पे शुरू में जीरो होता है, और यूआई पे ये जीरो यहां से छपता है। और फिर जब वो अपडेट होता है 0 से 10, वो तब होता है जब यहां से हम डेटा सेंड कर देते हैं, जब डेटा हम यहां से भेज देते हैं, तब वो हमें चेंज होकर दिखना शुरू होता है। तो दिस इज हाउ द इंटायर रिडक्स फ्लो इज एक्चुअली वर्किंग, रिडक्स का पूरा फ्लो कैसे काम कर रहा है। तो जंपिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एन आरटीके। हमने रिडक्स के बारे में समझ लिया, और मैंने आपको बताया कि रिडक्स जो है वो सम हाउ आउटडेटेड है, जो यूज हो रहा है मार्केट में वो यूज हो रहा है आरटीके। तो रिडक्स टूल किट एके ऑल्सो नोन एज आरटीके बुलाते हैं हम इसी को, ठीक है। तो आपका जो आरटीके है वो क्या क्या लेवरेज देता है ये समझते हैं। उससे पहले सबसे पहली बात, ऑफिशियली रिकमेंडेड अप्रोच बाय रिडक्स। तो रिडक्स खुद बोलता है कि आप आरटीके को यूज करो, इट्स अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, इससे ये सारी चीजें बोलता है कि रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट पैकेज, यानी कि एक पैकेज बना दिया गया पूरा का पूरा, रैप्स द कोर रिडक्स पैकेज, यानी कि रिडक्स के अंदर जो जो चीजें थी वो उसने रैप कर रखी है इस पैकेज के अंदर। कंटेन्स एपीआई एंड मेथड्स एंड कॉमन डिपेंडेंसी एसेंशियल फॉर बिल्डिंग रिडक्स एप्लीकेशन। तो बने बनाए जो मेथड्स चाहिए, जो डिपेंडेंसी चाहिए, वो सब कुछ रिडक्स के लिए जो चाहिए वो सब हमें कहाँ से मिलती है, रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट से। इसका मतलब हमें किसे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले अपनी मशीन पे, रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट को एनपीएम से हम इसे इंस्टॉल करेंगे। थर्ड थिंग पे जाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता है, कहता है बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसके अंदर, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म है रिडक्स को यूज करने की। इट प्रिवेंट्स कॉमन मिस्टेक्स एंड मेक इट इजियर टू राइट रिडक्स एप्लीकेशन। इसका मतलब जिन लोगों ने पहले रिडक्स पे काम किया है वहां पर कुछ इश्यूज आते थे, क्योंकि सब कुछ खुद लिखना पड़ता था। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका, मतलब एक वे आउट बना दिया कि आप ऐसे ही कोड लिखोगे, और बने बना एपीआई जिसके अंदर आपको सब चीज़ें लिखनी है। तो इसका मतलब एक स्केलेटन पहले से रेडी है, हमें उसी स्केलेटन को फॉलो करके काम करना है। इसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस पहले से ऑलरेडी गिवन है। साथ में क्लीन कोड है, क्लीन कोड है इसका मतलब बहुत सारा पहले जो कोड लिखा था वो सब एलिमिनेट हो चुका है। अब सिर्फ दो ही चीज़ों की जरूरत है, कॉन्फ़िगर स्टोर, स्टोर बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, जब भी स्टोर बनाएंगे, जो हमने बात करी थी सेंट्रलाइज स्टेट, वो कहाँ बनाएंगे, कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर। और जो स्लाइस होगा उसके अंदर बनेंगे एक्शन और रिड्यूसर्स। तो एक्शन और रिड्यूसर हम किसके अंदर बनाने वाले हैं, स्लाइस के अंदर। आप सोच रहे हो कि यहाँ स्लाइस वर्ड क्यों यूज किया जा रहा है, तो उसके पीछे वजह ये है कि वो सोचता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है ना, उसका जो स्टेट है उसे आप पिज्जा की तरह मान लो, ठीक है। तो स्टेट ऐसा मान लो, जो पूरा एप्लीकेशन का स्टेट है, ऐप स्टेट बोल देता हूं मैं इसे पिज्जा की तरह मान लो। अब इस पिज्जा में आप ऐसा मान लो कि हो सकता है शायद आपको यूजर्स के लिए डेटा चाहिए हो,
तो यूजर की क्या बन जाएगी, यूजर की एक स्लाइस बन जाएगी। ठीक है, फिर जो दूसरा एरिया है, मान लो कि ये वाला जो एरिया है इसमें ऑर्डर्स का मेंटेन करना है, तो आप यहां पर क्या बना दोगे, एक ऑर्डर की स्लाइस बना दोगे। और फिर इसी तरीके से सपोज कार्ड पे काम करना है तो कार्ड की भी स्लाइस बना दोगे। तो आप ध्यान देना स्लाइस वर्ड क्यों यूज किया गया। और स्लाइस के अंदर क्या पड़ा होगा, स्लाइस के अंदर डिटेल होगी एक्शन की भी और रिड्यूसर की भी। तो असल में हमें तीन ही चीजें तो चाहिए, एक चाहिए स्टोर, वो हमारे पास कौन है, वो पूरा पिज्जा। और फिर उसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अलग अलग स्लाइसेस बना देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे स्लाइस कैसे बनती है। तो अभी सिर्फ ये याद रखना है कि स्टोर बनाने के लिए एक बना बनाया मेथड है कॉन्फ़िगर स्टोर, और स्लाइस बनाने के लिए क्रिएट स्लाइस, जिससे आप इसे बिल्ड करके आ जाओगे। राइट, तो ये हमें समझ में आता है। अब इसको कुछ स्निपेट समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि आरटीके एक्चुअली में कहाँ स्टैंड कर रहा है। अब आरटीके को साथ में यूज करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि मैं देखना चाहता हूँ कि आरटीके कैसे कैसे काम कर रहा है, तो रिडक्स डेव टूल नाम से एक एक्सटेंशन आती है जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी मशीन पे। आप इस पे जाओगे तो एक क्रोम की एक्सटेंशन है, अगर आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इससे आप क्या कर सकते हो, आप आरटीके की चीजें देख सकते हो क्रोम के अंदर भी। इसलिए आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके चेक कर सकते हो कि मेरे पास ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो रिडक्स टूल डेव टूल्स, जब भी हम डिबग करेंगे अपने एप्लीकेशन को, हम देखना चाहते हैं कि स्टेट में चेंज हुआ नहीं हुआ, तो हम आरटीके वाली एप्लीकेशन को डिबग करके आ सकते हैं, किसके थ्रू, इस एक्सटेंशन के थ्रू, विच इज रिडक्स डेव टूल्स। तो इसको हम यूज करेंगे आगे चल के, जब हम रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करेंगे। वापस आते हैं इसी पे, प्रेजेंटेशन में वापस आते हैं। अब बात आती है इसका सेटअप करने की। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास, राइट। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स जेएस टूल किट रिएक्ट रिडक्स। तो रिडक्स जेएस टूल किट मतलब आरटीके आ जाएगा। आरटीके तो आ गया, लेकिन आरटीके रिएक्ट से कैसे कनेक्ट करेगा, उसके लिए एक और पैकेज है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। एक पैकेज आरटीके के लिए, जिससे हम आरटीके ले आएंगे अपनी मशीन पे। दूसरा पैकेज है रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करने के लिए। इसके थ्रू हम रिएक्ट और रिडक्स को आपस में कनेक्शन बिल्ड करके आ पाएंगे इनका, ताकि ये कनेक्ट कर पाए, तो इसका कनेक्शन बिल्ड करके आ पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पहले एप्लीकेशन से। एक बहुत छोटी सी एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं जहां पर हम आरटीके फिट करके आ सके। तो मेरे पास एक फोल्डर है आरटीके कोड्स, इसे मैंने ओपन कर रखा है, और उसके बाद मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो व्यू में जाके या तो टर्मिनल ओपन कर लो या कंट्रोल टिल्ड दबाओगे तब भी हो जाएगा। अब आरटीके कोड्स के अंदर हम बैठे हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले, बिकॉज हमें रिएक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर चलाना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं npm create white @latest। तो मैंने वाइट यूज किया, इससे मैं पहले रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बिल्ड कर दूँ। एंटर करते हैं। एंटर करके उसने मेरे से बोला कि मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, येस कर देता हूँ मैं इसे। उसके बाद मेरे से प्रोजेक्ट नेम पूछता है, तो प्रोजेक्ट नेम में मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया आरटीके एग्जाम्पल, ये नाम दे दिया मैंने प्रोजेक्ट का। फिर उसने मेरे से पूछा किसे यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने कहा रिएक्ट को यूज़ करना है। जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं अभी तक हम इसमें। इससे क्या हुआ, मेरे पास एक पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होकर आ गया। ये रहा मेरे पास प्रोजेक्ट, और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो मैं डाल दी npm i। तो npm i करते हैं, लेकिन मैंने गलत जगह कर दिया, क्लियर करते हैं। इससे पहले cd करते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट का नाम था आरटीके एग्जाम्पल, इस पर जाते हैं और अब npm i करते हैं, क्योंकि मैं उस फोल्डर के अंदर नहीं था तो उसे पैकेट और जेसन नहीं मिली होगी, डिपेंडेंसीज नहीं मिली। तो npm i करते हैं, इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसके पास, जो डिपेंडेंसी चाहिए वो सब आ जाएगी। तो इससे हमारे पास अभी सिर्फ क्या सेटअप हुआ है, वी हैव, हमने सिर्फ रिएक्ट सेटअप कर लिया, और यहाँ से npm run dev करके हम इसे चला लेते हैं। इससे हमारी एप्लीकेशन अप हो जाएगी, लोकलहोस्ट 5173 पे दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये वाइट प्लस रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन आ गई है, राइट। अब हमें इस सबसे पहले इसे कंट्रोल सी करते से बंद करते हैं, एंड वी वांट कि यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंस्टॉल हो जाना चाहिए आरटीके और रिएक्ट विद रिडक्स। तो यहाँ से सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, आइडली हमें टूल किट चाहिए और रिएक्ट रिडक्स जो इसलिए चाहिए ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो आरटीके एग्जाम्पल नाम के फोल्डर के अंदर ही हम यहाँ पर से आई जस्ट पेस्ट दिस कमांड npm इंस्टॉल रिडक्स @reduxjs/toolkit, तो आरटीके आ जाएगा और रिएक्ट रिडक्स, ताकि आपस में कनेक्ट होकर बात कर सके। एंटर कर देते हैं ऐसे भी, तो ये डिपेंडेंसी भी हमारे पास आ जाएगी। तो वंस दिस डिपेंडेंसी वी हैव, ये डिपेंडेंसी मेरे पास आ जाती है, जिसका मतलब अब मेरे पास, अगर मैं यहाँ से जाऊँ पैकेट और जेसन में जाके देखूँ, तो पैकेट और जेसन के अंदर वी हैव दिस डिपेंडेंसी, ये मेरे पास डिपेंडेंसी आ गई है रिडक्स जेएस टूल किट की। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्ट रिडक्स की भी डिपेंडेंसी मेरे पास आ गई है।
अब इसके बाद वी आर रेडी, हम रेडी हैं कि हम अपना कोड करके आ सकते हैं। सबसे पहले जंप करते हैं app.jsx की तरफ। दिस इज अवर app.jsx। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पूरे को, और यहाँ लिख देता हूँ सिर्फ यहाँ लिख देते हैं हम const app। और तो मैंने यहाँ पर const app लिखा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, और रिटर्न कर देते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना लिख के रिटर्न कर देते हैं h1 करके RTK एग्जाम्पल, ये लिख देते हैं बस इस पे। और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर देते हैं, और फ्रॉम हेयर वी जस्ट रन npm run dev, ताकि अप कर देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। लोकल होस्ट 5173 पे जाते हैं वापस, और RT एग्जाम्पल हमारे पास लिखा आता है, ठीक है। और इसके पीछे बिकॉज की लुक एंड फील ऐसी आ रही होगी, तो हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ से पहुँचते हैं मेन के अंदर, तो मेन के अंदर index.css लगी हुई है। अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें बेसिकली क्या करना है, वी वांट कि हम यहाँ से एक एप्लीकेशन बिल्ड करें जिसमें हम RTK को फिट करके आ सके। तो RTK को समझने के लिए ना सबसे बड़ा तरीका है, हम एक काउंटर ऐप बनाते हैं। काउंटर इज लिखते हैं और प्लस माइनस का बटन दे देते हैं। तो काउंटर इज पे यहाँ पर वैल्यू दिखनी चाहिए, काउंटर की वैल्यू दिखती है। जैसे हम प्लस का बटन दबाए, काउंटर की वैल्यू 1 हो जाए, फिर प्लस दबाएं, फिर 2 हो जाए, फिर प्लस दबाएं 3 हो जाए, माइनस करें हटना शुरू हो जाए। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे हम इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, वी डिसाइडेड कि ये जो हमारे पास है ना, दिस इज वी कॉल्ड इट एज अ बटन कॉम्पोनेंट। इसको हम नाम देते हैं दिस इज अवर बटन कॉम्पोनेंट। और यहाँ जो काउंटर इज जो दिख रहा है, इसको दे देते हैं दिस इज अवर मैसेज कॉम्पोनेंट। ये हमारा एक मैसेज कॉम्पोनेंट है। और इसके ऊपर ये जो पूरा बॉक्स बनेगा, वी कॉल इट एज अ काउंटर कॉम्पोनेंट, है ना। इसे ऐसा नाम देते हैं काउंटर ऐप कॉम्पोनेंट। अगर हम इसे को थोड़ा देखें ध्यान से, तो हमें ऐसा दिखना चाहिए कि सबसे ऊपर बैठा होगा ऐप कॉम्पोनेंट, ऐप के नीचे बैठा होगा काउंटर ऐप कॉम्पोनेंट, और उसके दो सिबलिंग होंगे, एक होगा बटन वाला कॉम्पोनेंट और एक होगा हमारे पास मैसेज वाला कॉम्पोनेंट। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बटन पे जैसे क्लिक करें वो वैल्यू यहाँ अपडेट हो जाए, ठीक है। तो इसका एक तरीका क्या है कि हम इसका एक सेंट्रलाइज स्टोर बना दें, ठीक है, समझने के लिए RTK को। और काउंट की वैल्यू यहाँ मेंटेन करें इस सेंट्रलाइज स्टोर के अंदर, राइट, काउंट 0। और इस सेंट्रलाइज स्टोर को यहाँ से प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड कर दें। एंड वी नो जैसे हम इसे प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, तो जिसको डेटा चाहिए होगा, जैसे इसे दिखाना है इसकी वैल्यू, तो वो क्या लगा के बैठा होगा, सिलेक्टर। तो ध्यान देना, सिलेक्टर से ही डेटा पुल होगा, हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ हम काउंटर की वैल्यू 0 दिखाना शुरू कर देंगे। जब यहाँ से बटन दबाएंगे, जैसे ही बटन दबाएंगे, तो बटन दबाते ही हमारे पास क्या जाएगा, एक्शन जाएगा। और एक्शन पे से जो वैल्यू पहुँचती है, वी नो इट, जैसी एक्शन हम चलाते हैं तो वैल्यू किसके पास पहुँचती है, रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर डिसाइड करेगा कि इस वैल्यू को प्लस करना है या माइनस करना है। जो भी प्लस माइनस करना है उसको वो अपडेट कर देगा किसमें, इस काउंटर पे। जैसी ये वैल्यू अपडेट होगी 1 हो जाएगी, तो ये प्रोवाइडर के थ्रू फिर नीचे दिखनी शुरू हो जाएगी। इसका जब डेटा यहाँ से भेजा जाएगा तो एक्शन से भेजा जाएगा, और एक्शन से भेजने वाले तरीके को हम बोलते हैं डिस्पैच करना डेटा को, राइट। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस गाइस। तो हम ये बिल्ड करने वाले हैं, और ये फ्लो है हमारी एप्लीकेशन है, कैसे कैसे वो एक्चुअली में चलेगा। तो अब इसके कोड पे पहुंचते हैं। ट्राई करने के लिए वी डिसाइडेड कि सबसे पहले SRC में जाकर एक फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं हम कॉम्पोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कॉम्पोनेंट्स होंगे जो जो हमने कॉम्पोनेंट डिसाइड किए थे। तो एक कॉम्पोनेंट डिसाइड किया था हम लोगों ने काउंटर ऐप डॉट JSX, तो मैंने एक कॉम्पोनेंट ये बिल्ड कर दिया। एक कॉम्पोनेंट डिसाइड किया था बटन डॉट JSX, तो यहाँ पर बटन डॉट JSX रख लिया। और एक कॉम्पोनेंट और डिसाइड किया था हम लोगों ने मैसेज डॉट JSX। तो ये हम लोगों ने सब डिसाइड कर लिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसके UI पे काम करते हैं। काउंटर ऐप पे जाकर मैं ऐसा लिख देता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और काउंटर ऐप लिख देते हैं। और इस काउंटर ऐप पे बुलाएंगे हम किसको, इसके दो कंपोनेंट्स को, जिसमें से एक है बटन। तो आप RAFC भी लिख सकते हो, तो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट ई मतलब एक्सपोर्ट, अगर ऐसा लिखोगे और एंटर करोगे तो अपने आप ये सब कुछ करके आ जाएगा, राइट। आप ऐसा भी करके आ सकते हो। और अगर आप ऐसा लिखते हो RAFC और लिखता हूँ RAFC और एंटर करता हूँ, तो वो एक्सपोर्ट लिख कर आ जाएगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाएगा। और अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो एक्सटेंशंस में जाओ और यहाँ पर ES7 प्लस सर्च कर लो, तो आपके पास आ जाएगा ये ES7 रिएक्ट रिडक्स वाला। एक मिनट, ये दिस वन ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स, ये आपके पास आ जाएगा। ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप
आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, मेरे पास अनइंस्टॉल आ रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इससे हम लोग ये शॉर्टकट्स चला पाएंगे ताकि वो कॉम्पोनेंट क्विकली बना दे। अच्छा, ये कॉम्पोनेंट जो बनकर आता है, यहाँ जाके लिख देते हैं हम बटन, ये बटन लिख दिया हम लोगों ने, तो बटन क्रिएट होकर आ जाएगा। और काउंटर ऐप से वी आर सेइंग कि यहाँ से बुला लेते हैं, यहाँ पर एक डिव बनाया था मैं, और इस डिव पे बोल देता हूँ बटन को बुला लेते हैं। तो यहाँ से मैं बटन को बुलाने जाता हूँ, बटन आ गया मेरे पास, और बटन को यहाँ बंद कर देता हूँ। तो बटन 2 बार बनाने हैं, तो मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 2 बार बटन बनेंगे। अब जब बटन बनेंगे तो बटन पे वैल्यू दिखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया प्लस, और यहाँ पर वैल्यू पास कर दिया, वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस। तो मैंने प्लस और माइनस पास कर दिया, यानी कि यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ मैंने उसे डीस्ट्रक्चर कर दिया इस वैल्यू को, और यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ये मेरे पास ये वैल्यू आ रही होगी। तो काउंटर ऐप ने 2 बटन्स क्रिएट कर लिए, और इस ऐप पे जाकर वी आर सेइंग कि यहाँ से इस आर्टी के एग्जाम्पल पे किसको बुला लेते हैं हम, काउंटर ऐप को बुला लिया, राइट। यहाँ से अपनी एप्लीकेशन अप हो ही रही है, तो यहाँ से पहुँच जाते हैं हम अपनी एप्लीकेशन पे, वेयर इट इज़ हियर। ये आ गया हमारे पास एप्लीकेशन, प्लस माइनस के 2 बटन आ गए। इसकी लुक एंड फील ठीक ठाक करने के लिए फिलहाल हम गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, बूटस्ट्रैप लगा लेते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं इसके थ्रू। और इसके पास कुछ कॉम्पोनेंट्स पहले से बनाए होते हैं, तो इससे हम पिक कर लेते हैं ताकि फोकस सिर्फ आरटीके पे रहे अभी। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप किसे पिक करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से बटन ही पिक किया, सर्च किया बटन्स को, तो ये बटन्स दिखाना शुरू कर देगा, और बटन्स पे ऐसे कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे जिसमें हमें दिखेगा क्लास होती है बटन की, BTN प्राइमरी। अब मैं यहाँ से जाकर इस बटन पे क्लास लगा देता हूँ, तो आई विल से क्लास नेम एंड दिस इज द क्लास। तो मेरे पास ये बटन दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें, और ये बटन, अच्छा एक बटन की मैंने क्लास लगा दी, लेकिन बटन को मैंने यूज़ नहीं किया, तो इसका CDN लगा देते हैं। तो बूटस्ट्रैप पे जाते हैं और यहाँ से स्क्रॉल करके जाते हैं, तो दिस इज द CDN लिंक, इसे कॉपी कर लेते हैं लिंक टैग को, और इसको हम अभी फिट कर देते हैं index.html में। index.html पे जाकर हेड पे जाकर यहाँ लिख देते हैं, तो ये आ गया, इसका CDN लिंक लगा दिया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं काउंटर ऐप विद आरटीके, टाइटल भी बदल देते हैं इसका, तो ये भी बदल दिया हम लोगों ने। अब यहाँ जाके चेक करते हैं, तो हेयर इट इज़, प्लस माइनस मेरे पास दिखने शुरू हो गए। और वापस यहाँ आते हैं, और इसके बीच में गैप देने के लिए कि बटन्स के बीच में गैप भी आ जाए, तो यहाँ पर डाल देते हैं ME2, 2 पिक्सल का गैप हमारे पास आ जाएगा। मार्जिन राइट है, तो मार्जिन राइट भी हमने यहाँ पर से दे दिया। और इसके साथ साथ एक काम और करते हैं, काउंटर ऐप पे यहाँ जो डिव बना रखा है, इसमें क्लास नेम में डाल देते हैं कंटेनर क्लास। कंटेनर डाल देंगे तो देखो इंडेंटेशन आ जानी चाहिए हर जगह से, तो यहाँ तो आई रहा है डिव, इस पर तो आई रहा होगा, तो बेटर है यहाँ डालते हैं, है ना, उसकी बजाय। तो यहाँ डाल देते हैं कंटेनर, यहाँ मैंने डाल दिया कंटेनर, और यहाँ बंद कर दिया मैंने डिव को। इधर जाते हैं, इधर से इधर हमें ऐसी कोई सच कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेगमेंट रखकर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जाके देखें तो देखो ये इंडेंटेशन आ गई थोड़ी सी। अब प्लस माइनस का बटन है, और अब मुझे क्या चाहिए, मैसेज भी। तो मैसेज दिखाने के लिए वी जंप हेयर, मैसेज में पहुँचते हैं, यहाँ पर भी डाल देते हैं RAFC, एंटर करते हैं, मैसेज आ गया। और यहाँ हमें मैसेज वो दिखाना है, तो वी डिसाइडेड कि यहाँ डाल देते हैं हम H1, और जो भी मैसेज होगा हमारे पास, है ना, यानी काउंटर वैल्यू इस, ये दिखना चाहिए। और काउंटर की जो इनिशियल वैल्यू होगी वो दिखाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैसेज लिख लेते हैं, तो मैसेज इज हेयर। और इसकी भी वैल्यू यहाँ मैं अभी हार्ड कोड लिख देता हूँ, विच इज 0, ये 0 पास किया। तो यहाँ पर हम इसे डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, वैल्यू आ गया अपने पास, और यहाँ पर भी प्रिंट कर देते हैं वैल्यू को। तो काउंटर वैल्यू इज दिस वुड बी द वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास आनी शुरू हो जाएगी। और हमने सबको कॉल लगा ही लिया है, यहाँ से देख लेते हैं कोई एरर नहीं है, यहाँ जाके देखते हैं ये हमारे पास आ गया। तो इसका हमारा UI डिज़ाइन हो गया इसका। अब वी वांट के प्लस पे माइनस पे क्लिक करके काम करना शुरू करें। नाउ दिस इज द राइट टाइम, हम क्या करें, हम यहाँ से ना सबसे पहला काम क्या करके आते हैं, हम यहाँ से एक और फोल्डर बना लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं स्टोर, जिसमें हमारे पास स्टोर होगा। और एक और फोल्डर बना लेते हैं गाइस, जिसका नाम रख लेते हैं स्लाइस, जिसमें हम स्लाइस रखेंगे, ठीक है। तो एक स्लाइस होगा और एक स्टोर होगा। जनरली लोग स्लाइस नाम से फोल्डर नहीं बनाकर, है ना, स्लाइस नाम का फोल्डर नहीं बना के, मैं इस पर एंटर कर रहा हूँ, रिडक्स लिखते हैं इसका नाम, तो आप देखो इसका आइकन भी आता है वैसा, रिडक्स। और फिर रिडक्स के अंदर स्लाइस बनाते हैं, मतलब जैसे कि मैं एक स्लाइस बनाऊँ तो मैं इसके अंदर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ counter-slice.js। तो मैंने काउंटर स्लाइस यहाँ पर बिल्ड कर दिया है।
तो बस काउंटर स्लाइस यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है। और जब मैं इसका स्टोर बनाता हूँ तो मैं इसका नाम ही रख देता हूँ दिस इज माई ऐप स्टोर डॉट JS। तो ये मेरा पूरी एप्लीकेशन का स्टोर है, ये मैंने यहाँ पर बिल्ड कर दिया है, राइट। तो स्लाइस और ऐप स्टोर। अब सबसे पहले स्टोर पे सोचते हैं थोड़ा बहुत कि स्टोर पे हमें क्या करना है। स्टोर पे जाकर हमें यूज़ करना होता है कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का मेथड, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगर स्टोर नाम का मेथड है इट इज़ कमिंग फ्रॉम, ये हिंट नहीं दिया इसने, हम यहाँ लिखते हैं कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम @redux JS टूलकिट, यहाँ से हमें मिलता है मेथड ये कॉन्फ़िगर स्टोर। अब कॉन्फ़िगर स्टोर जब बनाते हैं तो अगर हम इसमें जाएँ कॉन्फ़िगर स्टोर में, तो कॉन्फ़िगर स्टोर पे यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, और इस कर्ली ब्रैकेट पे जो पैरामीटर आता है वो आता है रिड्यूसर, और यहाँ पर रिड्यूसर डालते हैं अपना, ठीक है। तो रिड्यूसर का की वैल्यू पेयर हमें डालना होता है यहाँ पर। इससे हमारे पास तैयार हो जाता है अपने पास स्टोर। तो अगर आपसे पूछता है स्टोर कैसे बनता है तो आप बताओगे कॉन्फ़िगर स्टोर से बनता है। उसमें हम रिड्यूसर बताएंगे कि वो, क्योंकि स्टोर को अपडेट कौन करेगा, रिड्यूसर, इसलिए रिड्यूसर को अटैच करना पड़ेगा। और फिर हम इसी स्टोर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने एक स्टोर बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये स्टोर हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा, तो हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, दिस इज अवर एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन पे जाकर, या तो इस पूरी एप्लीकेशन के ऊपर ही यानी कि मेन पे जाकर, इस पूरी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर मैं यहां लिख दूं प्रोवाइडर, है ना। तो लर्निंग हमारे पास ये हुई ना कि हमने जब कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया तो हमने यहाँ पर रिड्यूसर बिल्ड कर दिया। रिड्यूसर यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पर ए नाम से रिड्यूसर हो, फिर बी नाम से रिड्यूसर हो, फिर सी नाम से रिड्यूसर, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं क्योंकि की वैल्यू पेयर है। और हम उन सारे रिड्यूसर को यहाँ पर बाउंड करके आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर स्टोर बना लिया था, तो स्टोर बनाने के बाद हम लोगों की लर्निंग ये आई थी कि हम यहाँ से जंप किया था हम लोगों ने ऐप पे, ऐप से पहुँचे थे हम लोग इससे हम पहुँचे थे अपनी मेन पे, और मेन पे हम इस स्टोर को यूज़ करना चाहते थे। स्टोर को यूज़ करने के लिए भी जस्ट स्पेसिफाई प्रोवाइडर, हमने प्रोवाइडर प्रोवाइड किया, यहाँ पर प्रोवाइडर को कट किया, और प्रोवाइडर पे जाकर वी यूज़ अ वर्ड कॉल्ड स्टोर, और यहाँ से मैंने स्टोर को बुला लिया। तो आप ध्यान देना स्टोर कहाँ से आया, इस वाली जगह से। तो मैंने इसे प्रोवाइड करा। अब जो प्रोवाइडर है मेरे पास, इसको भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। तो रिएक्ट रिडक्स से मुझे क्या मिलेगा, प्रोवाइडर मिल जाएगा। प्रोवाइडर क्या करेगा, डेटा को स्टोर को नीचे भेज देगा। तो अगर हम इस बात को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हमें बात ये समझ में आनी चाहिए कि हमने ये फ्लो में देखी थी वाली बात कि हमारा जो स्टोर होगा उसका डेटा हम यहां से किसको हैंड ओवर करेंगे, प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर डाउन द ट्री भेज देगा, जिसको भी डेटा चाहिए होगा वो डेटा रिसीव करके आ सकता है। तो दैट्स वाई हमने स्टोर और प्रोवाइडर यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद वी नीड टू जंप टू स्लाइस, हमें स्लाइस पे जाना होगा, स्लाइस को बिल्ड करके आना होगा। तो स्लाइस बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है क्रिएट स्लाइस, ऐसे करके हम स्लाइस बनाकर आ पाएंगे। उसमें भी ऑब्जेक्ट ही पास होगा, और यहां मेरे पास बनकर आ जाएगी काउंटर स्लाइस। ये मैंने स्लाइस बिल्ड करने की कोशिश करी, और यहां पर हम लिख देते हैं इंपोर्ट, और यहां पर लिख देते हैं इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम @redux JS टूलकिट। ये मेरे पास आ गया है। तो मेरे पास स्लाइस आ चुका है। अब इस स्लाइस के अंदर कुछ चीजें होती है जो हमें पास करनी। अब जैसे हम स्लाइस पे गए थे तो स्लाइस के अंदर हमारे पास एक स्लाइस का नाम, तो हमने इसका नाम दे दिया वी गिव अ नेम कॉल्ड काउंटर स्लाइस, ये नाम दे दिया इसका। फिर उससे पूछा इनिशियल स्टेट क्या है भाई आपका, हमने बोला इनिशियली तो इसका स्टेट है काउंटर 0 है, मतलब काउंटर की वैल्यू क्या है शुरू में 0 है, ये इनिशियल स्टेट है गाइस जो हमने इसका बताया है। तो इसको ना इनिशियल स्टेट की वैल्यू भी कौन देगा, स्लाइस दे रहा होगा उसे। अब उसके साथ साथ इनिशियल स्टेट के बाद उसने हमसे पूछा रिड्यूसर्स बताओ अपने, तो रिड्यूसर्स मैंने बताने शुरू करे। मैंने बोला एक रिड्यूसर है मेरे पास प्लस नाम का, और एक रिड्यूसर है माइनस नाम, आई मीन रिड्यूसर एक ही है लेकिन उसके अंदर ऑपरेशंस दो है, एक प्लस करने के लिए और एक माइनस करने के लिए। ये जो प्लस है ध्यान से देखना, हमने बात पढ़ी थी कि एक्शन का एक टाइप होता है, टाइप मतलब एक्शन क्या करना चाहता है। तो इस केस में एक्शन क्या करना चाहता है, प्लस और माइनस करना चाहता है। अब जब ये प्लस या माइनस करके आता है, जब भी हम एक्शन का, हमने नाम तो बता दिया कि प्लस है माइनस है, लेकिन उसके अंदर दो चीजें पास करनी है, एक स्टेट और एक एक्शन। ऐसे यहां पर भी क्या पास करना है, स्टेट और एक्शन। स्टेट क्या है, स्टेट है ये इनिशियल स्टेट, तो काउंटर की वैल्यू जो 0 जा रही है वो किस में जा रही है, स्टेट में। एक्शन मतलब जो डेटा यूआई से आएगा, तो हमें समझना है कि जितना भी डेटा यूआई से आएगा वो किसका पार्ट होगा,
एक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। और जितना भी डेटा स्टोर से आएगा वो स्टेट का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये यही अपडेट करेगा इसे। अब इसके बाद हमें आइडली क्या करना चाहिए, हमें इसमें लिखना चाहिए कि हम क्या करना प्रेफर करेंगे इस केस में। तो प्लस पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्टेट में जो काउंटर है, ध्यान देना, स्टेट में जो काउंटर है उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। तो मैंने ऐसा लिखा स्टेट डॉट काउंटर +1, ऐसा मैंने कर दिया। तो स्टेट के अंदर काउंटर है, ध्यान से देखना, इनिशियल स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है काउंटर, तो मैंने बोला स्टेट के काउंटर को +1 कर दो। आप बोलोगे ये कैसे +1 हो सकता है, क्योंकि जनरली हम तो स्टेट पे जब भी काम करते हैं हम उसे इम्यूटेबल वे में काम करते हैं, तो ये भी इम्यूटेबल वे में ही काम कर रहा है, लेकिन ये एक इमरजेस यूज कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, जो अपने आप वो कहता है आप लिखो म्यूटेबल स्टाइल में, मैं इंटरनल लगाऊंगा इम्यूटेबिलिटी। तो बिहाइंड द सीन इसने इमर को यूज किया, इसलिए हमें कोई खुद इम्यूटेबिलिटी स्प्रेड ऑपरेटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, काउंटर, और यहाँ पर भी ऐसे लिखते हैं काउंटर -1। तो हम लोगों ने रिड्यूसर तैयार कर लिया है, काउंटर स्लाइस तैयार है। अब यहाँ से एक्शंस निकालते हैं इसके। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट करली ब्रैकेट, और यहाँ जो हमारे स्लाइस का नाम है, स्लाइस का नाम है काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, लिख देंगे हम इसके अंदर। तो एक्शंस कौन कौन से थे, एक्शंस था प्लस, तो प्लस इज एन एक्शन और माइनस इज एन एक्शन। तो प्लस और माइनस ये दोनों मैंने एज ए एक्शन इसे एक्सपोर्ट करा है, ठीक है। तो इसके आगे ऐसा लिख देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर देते हैं इस पर। तो ये दोनों चीजें एक्सटेंड हो गई मेरे पास। तो काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस कर दिया इसमें, प्लस और माइनस दोनों निकल गए, दोनों को एक्सपोर्ट कर दिया ताकि मैं इसे यूज करके आ पाऊँ। और एक काम और करते हैं, यहाँ लिख देते हैं काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो ये रिड्यूसर भी निकाल के दे देगा, और इसके क्योंकि रिड्यूसर एक ही आने वाला है यहाँ से एक बारी में, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा देते हैं यहाँ पर से। तो मैंने रिड्यूसर भी निकाल दिया और एक्शंस भी निकाल दिए, दोनों चीज़ें बाहर कर दी। अब रिड्यूसर को जो कंज्यूम करेगा गाइस, जो रिड्यूसर को कंज्यूम करने वाला है वो है हमारा स्टोर सबसे पहले। तो हम यहाँ जाके बता देंगे कि जो हमारा रिड्यूसर है उसका जो नाम है वो जो हम लोगों ने दे रखा है यहाँ पर, आई यूज़ द सेम वन, मैंने यूज़ कर लिया काउंटर स्लाइस। तो मैं यहाँ बोलता हूँ कि ऐप स्टोर में काउंटर स्लाइस नाम की की बना देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने आप ही, आपको पता है कि जब हम ऐसा लिखते हैं तो की वैल्यू अपने आप क्रिएट कर देगा। तो काउंटर स्लाइस मेरे पास आ गया, काउंटर स्लाइस स्लाइस में से निकल कर आ गया। तो ये मेरे पास स्टोर में से रिड्यूसर भी मेरे पास चला गया। तो इसका मतलब स्टोर के साथ कौन कनेक्ट हो गया, रिड्यूसर, है ना। और रिड्यूसर कैसे आया मेरे पास, इस तरीके से। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दिस इज माई काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और मैं ताकि हम कुछ डिस्कनेक्ट ना हो जाए, मैं इसका नाम जानूँ के ना ऐसा लिखता हूँ काउंटर रिड्यूसर, ये रखा मैंने इसका नाम, और यहां पर मैं लिखता ही यही हूँ काउंटर रिड्यूसर। इस बात को समझना, क्योंकि काउंटर स्लाइस के पास हमने जो डिफॉल्ट भेजा है वो रिड्यूसर भेजा है ना, और डिफॉल्ट गया है तो उसे डीस्ट्रक्चर नहीं करना पड़ता, डीस्ट्रक्चर नहीं करना पड़ता, तो सीधा सीधा उसका नाम लिखा जा सकता, कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं नाम उसका, ठीक है। ये मेरे पास आ गया है और स्टोर के साथ कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब स्लाइस में हमने क्या किया, कंक्लूड करें, स्लाइस में हमने स्लाइस का नाम दिया, उसका स्टेट बनाया, उसमें रिड्यूसर बनाया, रिड्यूसर के अंदर एक्शंस बनाए और एक्शंस को एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये एक्शन कहाँ कंज्यूम होंगे, कंज्यूम बाय यूआई, क्योंकि यूआई से बुलाएगा, यानी कंपोनेंट्स बोलूं मैं, ये कंपोनेंट्स इसको बुलाएंगे। और रिड्यूसर कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूम बाय स्टोर, है ना, क्योंकि स्टोर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टोर यानी कि स्टेट जो पड़ा है सेंट्रलाइज स्टेट, उसे अपडेट कौन करता है, रिड्यूसर करता है। तो इसलिए आपको समझना है जो हमारे पास स्टोर है अपडेटेड बाय रिड्यूसर, सो रिड्यूसर विल कनेक्ट टू दी स्टोर, वो स्टोर से कनेक्ट करेगा, राइट। इस वजह से ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो वी हैव डन वन बेसिक थिंग। अब सिर्फ क्या करना है, यूआई को कनेक्ट करना है, किसके साथ, हमें कनेक्ट करना है उसको एक्शन के। तो हम सबके दिमाग में ना ये जो फाइनल पिक्चर है, जितना भी अभी तक हम लोगों ने कोड किया है, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज स्टोर बनाया था, यानी कि पूरी एप्लीकेशन का स्टेट। क्योंकि हम जो आरटीके पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से बात करेगा तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो वो सारा डेटा कहां पर मेंटेन कर रहा है, एक सेंट्रलाइज प्लेस में, इसे हम बोल रहे हैं सेंट्रलाइज स्टेट। तो सेंट्रलाइज स्टेट बनाने के लिए हम लोगों ने आइडियली ये लिखा कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कॉन्फ़िगर स्टोर से हम बेसिकली क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज प्लेस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये स्टोर बनेगा ही, यानी कि स्टोर बनता किससे है, कॉन्फ़िगर स्टोर नाम के फंक्शन से, जो कि हमें आरटीके ने दिया ये वाला, ठीक है। हमने इसे बुलाया,
अब जब इसे बुलाया तो इसके साथ हमें अटैच करना पड़ा किसको, रिड्यूसर को। रिड्यूसर डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ, रिड्यूसर किसके अंदर गया पहले, स्लाइस के अंदर, यानी कि हमने एक स्लाइस बनाई और स्लाइस के अंदर भी क्रिएट अ रिड्यूसर, और रिड्यूसर में हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस बनाए यानी कि ऑपरेशंस बनाए। जब हम ऑपरेशंस बनाते हैं तो हमें ऑपरेशन में दो चीज़ें दिखती हैं, एक है एक्शन, एक्शन मतलब वो डेटा जो यूआई से आएगा यानी कंपोनेंट से जो आएगा डेटा, वो एक्शन है। और जो डेटा स्टेट में से आएगा यानी कि एप्लीकेशन स्टेट में से आएगा यानी कि स्टोर में से आएगा, वो क्या है, ये हमारे पास आ रहा है स्टोर का स्टेट। तो स्टोर में से जो निकाल रहे हैं वो यहां पर आ रहा है। तो उसके बाद दोनों चीजें, तो हम बेस्ड ऑन एक्शन हम डिसाइड करते हैं करना क्या है, क्या अचीव करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, और उसके बेसिस पे हम स्टेट को अपडेट करते हैं। तो थॉट ये हुआ कि अगर हम इस पिक्चर को ऐसे देखें तो जो रिड्यूसर्स बन रहे हैं, जितने भी रिड्यूसर्स निकल कर आ रहे हैं, वो रिड्यूसर किसकी मदद से बन रहे हैं, स्लाइस की। तो इसका मतलब एक एप्लीकेशन में क्या होंगे, हमारे पास बहुत सारे स्लाइसेस होंगे, है ना। ये मैंने पहली बात बोली है कि हम ऐसा समझें कि एप्लीकेशन का जो स्टेट है पूरा, यानी कि एप्लीकेशन का जो स्टेट है उसको हम एक पिज्जा की तरह सोचें, और पिज्जा के अंदर हमारे पास अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्लाइसेस हो सकते हैं। ये सब स्लाइसेस है। तो जैसे अगर हम ई कॉमर्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो ऑर्डर का अलग स्लाइस, पेमेंट्स का अलग स्लाइस, यूजर्स का अलग स्लाइस, प्रोडक्ट्स का अलग स्लाइस, है ना, कार्ट्स का अलग स्लाइस, ऐसे करके ना हम अलग अलग क्या बनाते जाएं, स्लाइसेस क्रिएट करते जाएं। और ये पूरी एप्लीकेशन का स्टेट। और कंपोनेंट को जब भी इधर से इधर बात करनी होगी तो इट इज टॉकिंग थ्रू, वो हमेशा इस सेंट्रलाइज स्टेट के थ्रू बात करेगा। तो अगर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर ए कंपोनेंट बोलता है कि मेरे को डेटा भेजना है तो किसको यूज करेगा, डिस्पैच को। अब डिस्पैच का मतलब है सेंडिंग, मतलब हम सेंडिंग कर रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब मैं सेंड करता हूं तो सेंड करने के लिए मुझे असल में डेटा किस में भर के भेजना है, एक्शन में। और एक्शन मेरे पास दो चीजें होंगी, एक टाइप यानी कि ऑपरेशन का नाम क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो प्लस बनाया है दिस इज एन ऑपरेशन नेम, माइनस ऑपरेशन नेम यानी कि फंक्शन का नाम। इसी नाम को हम यहां पर बुला रहे हैं कैसे, एज अ टाइप की तरह। और उसमें जो डेटा भर के जाएगा यानी कि इस एक्शन के अंदर होगा वो पेलोड। तो थॉट ये हुआ कि हमारे पास पेलोड भी जाएगा। तो ये दोनों चीजें इनकैप्सुलेट हो रही हैं किसके अंदर, एक्शन के अंदर, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इसे बुलाने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा। डिस्पैच के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, हुक यूज करेंगे, विच इज कॉल्ड यूज डिस्पैच। तो अगर कोई पूछता है डिस्पैच कैसे होता है तो आप बताते हैं यूज डिस्पैच लगाएंगे, जिससे हम ऐसा करके आ पाएंगे। तो यूज डिस्पैच जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्योंकि हमने रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स भी डाला था, क्योंकि हम रिएक्ट को रिडक्स से ही तो कनेक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट रिडक्स हमें डिस्पैच देगा। डिस्पैच में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, एक्शन का नाम। अगर हम ध्यान से देखें तो जब प्लस माइनस बनाए थे ये हमारे एक्शन के नाम बन गए थे। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो हमने देखा था काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, इसका मतलब ये बन गए थे हमारे एक्शंस के नाम। तो थॉट ये हुआ कि हम यूज डिस्पैच में जाकर किसका नाम दे देंगे, एक्शन का नाम, जैसे कि प्लस है हमारा, और प्लस के ब्रैकेट में हम पास कर देंगे पेलोड कि हमें क्या डेटा भेजना है उसको, राइट। तो प्लस, अगर प्लस के पास कोई आर्गुमेंट्स हैं जो जो हमें स्पेसिफाई करने हैं वो सब हमारे बन जाएंगे जो हम पेलोड में डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा चला जाएगा। और जब डेटा वापस आएगा यानी कि जब यहाँ से डेटा पहुंचा तो वो किसके पास पहुंचा, रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में एक्शन में से उसने ये वाला डेटा, ये वाला डेटा है इसे निकाला, एक्शन डॉट पेलोड लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्शन डॉट पेलोड लिख के उसने ये वाला जो डेटा है इसे निकाल लिया, पुल कर लिया इस डेटा को। अब उसके बेसिस पे जो डेटा आया उस डेटा को किसमें सेंड कर दिया, स्टेट में। और स्टेट में चेंज होते ही वो अपडेट कर देता है किसको, स्टेट को अपडेट कर देता है। स्टेट अपडेट होता है तो स्टेट अपडेट होते ही वो बताता है प्रोवाइडर को कि देखो डेटा आ गया है। अब डेटा जिसको चाहिए वो क्या लगाएगा, सिलेक्टर लगाएगा। तो सिलेक्टर के लिए भी हमें एक और हुक मिलता है जिसका नाम है यूज सिलेक्टर, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इस डेटा को जो आया है उसे पुल करके आ पाएंगे। तो इनडायरेक्टली अगर आप देखो तो डिस्पैच असल में डेटा को पुश कर रहा है, डेटा यहां पहुंचता है और इधर से डेटा क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो यही थॉट प्रोसेस हम लोगों ने अभी तक कोड में लगाया है। तो वी वांट कि हमारे पास स्टोर भी बन गया, हमारे पास स्लाइस भी बन गया, हमारे पास एक्शंस भी तैयार है। अब मुझे बेसिकली सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो मेरे कंपोनेंट्स है, जब मैं बटन पे क्लिक करूं, जैसे मैं बटन दबाऊं तो बटन दबाते ही वैल्यू क्या हो जाए, प्लस हो जाए, राइट। तो अब मुझे बेसिकली ये सोचना पड़ेगा कि ऑन क्लिक पे मैं क्या परफॉर्म करना चाहता हूं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑन क्लिक पे आई कैन डू दिस प्लस और माइनस, ऐसा कर सकता। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं प्लस करना चाहता हूं, तो मैंने ऐसा लिख दिया ऑन क्लिक प्लस।
इसका मतलब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा प्लस कॉल हो जाएगा, और प्लस है ये वाला फंक्शन, और प्लस कॉल होते क्या होना चाहिए, काउंटर की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। आइडली मुझे ऐसा कुछ करके आना है, लेकिन इस प्लस को बुलाने के लिए, क्योंकि प्लस एक्शन है, ध्यान से देखना, प्लस हमारे पास एक्शन है, और एक्शन को बुलाने के लिए मेरे को जरूरत है किसकी, डिस्पैच की, तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए इसे बुलाने के लिए कि मैं प्लस को बुलाऊंगा यहां जाकर, तो आई नीड टू यूज अ हुक कॉल्ड यूज डिस्पैच, मैं इसे यूज करूंगा। तो यूज डिस्पैच नाम का हुक यूज किया, और यहां लिखते हैं हम इंपोर्ट यूज डिस्पैच फ्रॉम, और यहां स्पेसिफाई करते हैं रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि हम रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और वो यही काम करेगा यूज डिस्पैच हमारे लिए। तो यहां से आइडली मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल से मेरे पास आ गया डिस्पैच, तो मेरा डिस्पैच आ गया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं क्लिक करूं डिस्पैच हो जाए, तो मैं डिसाइड करता हूं कि ऐसा मैं चाहता हूं, तो मैं यहीं पर एक एरो फंक्शन बनाता हूं, और एरो फंक्शन में बोलता हूं डिस्पैच करो, लेकिन डिस्पैच में किसको डिस्पैच करो, ध्यान देना, किस क्या लिखा रहा है हमारे पास, एक्शन को। तो मैंने यहां पर एक्शन को बुला लिया, दिस इज माई एक्शन नेम विच इज कॉल्ड प्लस। तो प्लस कॉल हो जाएगा, प्लस कॉल होना चाहिए, तो आइडली आपको दिखना चाहिए ये कॉल हो जाएगा। अगर ये कॉल होगा तो सिर्फ इतना करते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख देते हैं प्लस कॉल, कि प्लस क्या हो गया, कॉल हो गया, अगर ये लाइन हमें दिखती है तो। और एप्स जब हमारे पास, जैसे हमारी एप्लीकेशन चलेगी, तो हमें पता है कि शुरुआत में जो मेन पे बैठा होगा वहां पर हमने किसको बिठा रखा है, प्रोवाइडर को। अगर हम यहां से भी देखें तो इसका मतलब जैसे ही हम यहां से भेजेंगे तो वापस डेटा आना चाहिए प्रोवाइडर पे, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडर पे दिखेगा कब डेटा, जब हम सिलेक्टर लगाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को जो हमने अप कर रखा है, इस पे आते हैं वापस, ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से मैं एक बार ये पेंसिल हटाता हूँ, टर्मिनल पे आता हूँ, और टर्मिनल पे जाकर हम इस पे आते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आके राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके ना कंसोल करते हैं ताकि हमें पूरा फ्लो दिखे, और प्लस का बटन दबाते हैं। देखो प्लस कॉल हुआ, जिसका मतलब समझ में आ रहा है कि डिस्पैच सही हो रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये हुआ कि जैसे ही मैंने बटन दबाया, मेरे पास यू डिस्पैच नाम का हुक यूज हुआ, उसने हमें डिस्पैच दिया, डिस्पैच से हमने किसको बुलाया, एक्शन को बुलाया। और एक्शन कहाँ बैठा था, एक्शन यहाँ बैठा हुआ था, हमें दिखा है कि ये हमारे पास एक्शन थे, और इससे हम इस एक्शन पे पहुंच गए प्लस पे, और प्लस ने क्या किया होगा, उस वैल्यू को प्लस कर दिया होगा। लेकिन प्लस होकर डेटा जो पहुंचा होगा वो यहां पहुंचा होगा प्रोवाइडर में, लेकिन दिखेगा कैसे, जब तक हम किसे यूज करेंगे, यूज सिलेक्टर को। तो वी नीड टू यूज यूज सिलेक्टर, ताकि हम डेटा को पुल करके आ पाए। डेटा कहां दिखाना है, देखो यहां दिखाना है, मैसेज नाम के कॉम्पोनेंट पे। तो हमने बटन तो दबाया है, बटन वाला कॉम्पोनेंट, लेकिन दिखाना कहां पर डेटा, मैसेज में। अगर हम ब्रॉडली इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें सबसे ऊपर बैठा है ऐप, राइट, विच इज अ रूट कंपोनेंट। साथ साथ यहां देखते चलते देखो इस बात को। तो यहां सबसे पहले ऐप बैठा है, ऐप के नीचे अगर हम देखें तो ऐप को के नीचे कौन बैठा है, काउंटर ऐप। और काउंटर ऐप नाम का जो कंपोनेंट है उसके नीचे दो बैठे हैं, एक कौन है हमारा, मैसेज कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट हमारा, बटन कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट्स बैठे हैं। अब मैसेज कंपोनेंट बोल रहा है कि मुझे काउंटर की वैल्यू दिखाओ, मुझे काउंटर देखना है, काउंटर इज, और बटन कह रहा है मैं प्लस को बुलाऊंगा। अब प्लस को बुलाने के लिए उसने किसको यूज किया, यूज डिस्पैच को। उसने कहा ठीक है भाई, मैं यूज डिस्पैच के अंदर किसको बुलाऊंगा, प्लस को। प्लस क्या है, प्लस हमारा एक्शन जिसको हम बुला रहे हैं, है ना। और यूज डिस्पैच है ना, यूज डिस्पैच को मैं ऐसे लिख दूं डिस्पैच करके, है ना, क्योंकि हमने यूज डिस्पैच को निकाल लिया था। तो डिस्पैच प्लस करूंगा, जैसे ही मैं इसको बुलाऊंगा तो ये यहां से कहां पहुंचना चाहिए, रिड्यूसर पे, क्योंकि रिड्यूसर के पास क्या बैठा है, वो एक्शन का नाम, यानी कि प्लस वाला। और रिड्यूसर किसके अंदर बैठा है, रिड्यूसर बैठा है स्लाइस के अंदर, ठीक है। और जैसे ये चलेगा, प्लस चलेगा, तो प्लस जाकर किसको अपडेट करेगा, स्टेट को। स्टेट किसको अपडेट करेगा, स्टोर को। स्टोर कहां पहुंचेगा, प्रोवाइडर पे, डेटा मिल जाएगा। अब डेटा मिलने के बाद इसे दिखाना है, इस डेटा को दिखाने के लिए ये क्या लगाएगा, सिलेक्टर, यानी कि सिलेक्टर लगाने के लिए इट इज गोइंग टू यूज अ हुक कॉल्ड यूज सिलेक्टर, जिससे वो स्टेट की वैल्यू उसके पास आ जाएगी। तो ये फ्लो है। नाउ द थिंग इज गाइस, हम इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। हमें दिखता है कि ऐप चला था, ऐप ने काउंटर बुलाया था, ये डायग्राम के साथ साथ दिखता है ना, ऐप चला, ऐप ने किसको बुलाया, काउंटर को। काउंटर को देखो, किस काउंटर ने किसको बुलाया, मैसेज को भी और बटन को भी, दिख भी रहा है साफ साफ, ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली। अब बस मुझे इतना काम करना है कि मैं मैसेज पे जाऊं और मैसेज पे डेटा निकाल लाऊं। अब डेटा निकालने के लिए थॉट प्रोसेस क्या है, मैं इस डायग्राम को इसलिए हटा रहा ताकि हम देख सकें।
यूज सिलेक्टर नाम का हमें एक action और हुक और मिलता है, reducer। एंड इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, इसको भी हम पिक करते हैं यूज सिलेक्टर को फ्रॉम, यहां लिखते हैं फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स में से ही हमें मिलेगा ये भी। तो यहां से मेरे पास आ गया, आई विल से कि मेरे पास आ गया होगा स्टेट पूरी एप्लीकेशन का। अब जब ये चलता है ये वाला हुक, तो इस हुक में एक पैरामीटर पास किया जाता है स्टेट ही, और स्टेट को ही मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यूज सिलेक्टर हमें क्या देता है, स्टेट। तो पूरी एप्लीकेशन का स्टेट मेरे पास यहां पर से आ गया होगा। ठीक है, अब जो स्टेट मेरे पास आया, बस मैं इतना काम करता हूं, यहां प्रिंट करा के दिखाता हूं आप लोगों को, स्टेट इज कॉमा स्टेट, ये हमें दिखना चाहिए कि स्टेट आ रहा है। ठीक है, अब आइडली इस बात को क्रॉस वेरीफाई करके आते हैं। ऐसे वेरीफाई करने के लिए हम अपने ब्राउजर पे चले जाते हैं, ये हम ब्राउजर पे इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, ये मेरे को बता रहा है कि स्टेट जो आ रहा है वो हमारे पास पूरा आ रहा है, देखो ये आ रहा है काउंटर रिड्यूसर। ये बोल रहा है पूरा स्टेट तुमने फेंक दिया है, क्योंकि रिड्यूसर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे पास अब एक ही रिड्यूसर है काउंटर रिड्यूसर, उसकी वैल्यू देखो क्या आ रही है, काउंटर 0। तो बोल रहा है इसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते हो आप लोग। तो इसे क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसने सजेस्ट किया है, अगर हम देखें तो उसने क्या सजेस्ट किया है, काउंटर रिड्यूसर, है ना। काउंटर रिड्यूसर पे अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर, काउंटर स्लाइस पे जाके देखो, काउंटर स्लाइस पे जो मैंने ऐसे लिखा था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, तो मैंने इसे जाकर यहाँ पर यूज़ किया था ऐप के अंदर। अगर आप नॉट सॉरी ऐप में, ऐप स्टोर में, है ना, ऐप स्टोर पे अगर जाए तो ऐप स्टोर में देखो, यहाँ मैंने लिखा था रिड्यूसर, उसका नाम क्या दिया था, काउंटर रिड्यूसर, यहाँ पर निकाले काउंटर रिड्यूसर नाम से। तो इसलिए उसने बोला कि काउंटर रिड्यूसर में आ रहा होगा डेटा, तो वो कह रहा है रिफाइन कर लो इसे, स्टेट डॉट काउंटर रिड्यूसर लिख लो, ज़्यादा बेटर है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो स्टेट आ रहा है पूरी एप्लीकेशन का नहीं आ रहा है, किसका आ रहा है, काउंटर रिड्यूसर का आ रहा है। सेव करते हैं इतने को और फिर से वापस यहाँ पहुँच जाते हैं, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, वो वार्निंग चली गई, देखो सीधा काउंटर की वैल्यू दिख रही है, तो काउंटर 0 में दिखता है। मैं प्लस का बटन दबाता हूँ, देखो यहाँ पर से आपको दिखेगा काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है, 1, फिर क्लिक करते हैं 2, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है। हमें समझ में आ रहा है कि स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ध्यान से देखना, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा है, काउंटर आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, अब मैं अगर यहां जाकर काउंटर वैल्यू इज जो मेरे पास यहां दिख रहा है, ये वाला सिचुएशन, मैं सिंपली इस वैल्यू को यहां से हटा सकता हूं, इसकी मेरे को कोई नीड नहीं दिखती। अब मैं इसकी जगह यहां पर क्या लिख कर आ सकता हूं, स्टेट, है ना, तो मैंने यहां पर लिखा स्टेट डॉट, हाँ, स्टेट डॉट काउंटर, सीधा ही लिख दिया, है ना। और ये लर्निंग हम मेरे को कहां से मिली थी, स्टेट डॉट काउंटर, ये यहां से दिखी थी 0 1, जो हम लोगों ने यहां पर दिखना शुरू किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। अब इसे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, तो आप ध्यान दो काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्योंकि उसके अंदर स्टेट में काउंटर क्या पड़ा है, 0 पड़ा है। और ये जो 0 पड़ा है ना, ये भी हमें कहां से पता चलता है कि ये 0 पड़ा है, इट इज फ्रॉम दिस रिड्यूसर। अगर हम इस रिड्यूसर पे जाते हैं, तो जब हमने इस रिड्यूसर को बनाया था, यानी कि स्लाइस पे जाते हैं, तो हमने उसका इनिशियल स्टेट क्या रखा था, 0। अगर मैं इसे रखता 100, तो आपको दिखेगा शुरू में क्या दिख रहा है, 100 आ रहा है। फिर मैं अगर प्लस करूंगा तो आपको दिखेगा ये 100 से ही इंक्रीमेंट करता हो जाएगा, राइट। तो हमारा पूरा फ्लो ना एप्लीकेशन का चल गया है इस तरीके से, यानी कि जो हमने यहां पर डिस्कस किया था, ये सेम फ्लो वी आर एक्चुअली यूजिंग। यूज सिलेक्टर से पुल कर देते हैं और यूज स्पेस से हम डेटा पुश कर देते हैं। तो अभी हमारे पास ना सिर्फ प्लस चल रहा है, यानी कि मैं अगर प्लस करता हूँ, यहाँ माइनस भी करता हूँ, तब भी प्लस ही होता है। तो वी वांट कि प्लस माइनस अलग अलग हो, तो बटन कंपोनेंट हमारे पास है, सीधा इस पे जंप करते हैं बटन कंपोनेंट पे। ये बटन कंपोनेंट है, इस पे हमारे पास एक चीज आती है, वैल्यू। वैल्यू के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्लस पे जाना है या माइनस पे जाना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख कर आ सकता हूँ, अगर वैल्यू बराबर है किसके, प्लस के, तो मैं प्लस वाला फंक्शन कॉल लगवा दूंगा। नहीं तो मैं यहाँ से माइनस वाला, ये माइनस भी आ गया देखो यहाँ से, वो एक्शन है, ये इसको कॉल लगा दूंगा, तो डिस्टिंग्विश कर जाएगा अपने आप ही। तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बार से रिफ्रेश करते हैं और एक काम और भी करते हैं कि काउंटर हमारे पास जो 0 से शुरू हो रहा है, मतलब 100 से शुरू हो रहा है, उसे 0 शुरू करते हैं। यहाँ पर जाते हैं एंड वी स्पेसिफाई 0 स्पेसिफाई कर दिया इस जगह, ठीक है। और यहाँ से प्लस करते हैं देखो, ठीक है, और फिर माइनस करते हैं, तो ये दोनों काम कर रहा है। तो ये बढ़िया काम कर रहा है, हमारे पास प्लस माइनस दोनों काम करने लग गए हमारे पास, काउंटर ऐप भी चलने लग गया, बटन भी आ गए और स्लाइस भी हो गई। अब एक और सिचुएशन पे आते हैं कि अगर मुझे लेट से काउंटर ऐप पे ही मुझे कुछ वैल्यूज भेजनी, यानी कि अभी क्या हो रहा है, जो इसका इंक्रीमेंट है ना, वो 1 + 1 के बेसिस पे चल रहा है, और इसका जो लॉजिक है +1 का, वो यहाँ मेंटेन है कि मैं इसके बेसिस पे +1 कर रहा हूँ। आई वॉन्ट कि जो +1 होगा या +2 होगा या +3 होगा या -3 होगा, -2 होगा, ये मैं डिसाइड कर पाऊँ खुद। यानी कि जब मैं कॉल लगा रहा हूँ ना इसे प्लस को, देखो यहाँ से कॉल लगा रहा हूँ, तो प्लस पे ना कोई वैल्यू भेज पाऊँ एज अ पैरामीटर, उस पैरामीटर को ही मैं बोलूँगा पेलोड,
ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ भेज दिया 5 और यहाँ भेज दिया 2, तो ये जो 5 और 2 है ना, दिस इज माई पेलोड, ये मेरा पेलोड बन जाएगा, ठीक है, जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ एज आर्गूमेंट। अब ये जो आर्गूमेंट है जो 5 और 2 भेजा है आपने, वो रिसीव होगा स्लाइस के पास, और जब वो रिसीव होगा तो एक्शन में रिसीव होगा। तो एक काम करते हैं, प्लस पे जाकर यहां पर एक्शन को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक्शन को प्रिंट करा के दिखाया प्लस पे भी, तो इसे चेक करते हैं। देखो मैं प्लस का बटन दबाता हूं, ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसे दिखेगा कि यहां पर वो 5 जो आ रहा है ना, वो पेलोड भर के आ रहा है, यानी कि एक्शन के अंदर क्या है, पेलोड है। तो एक्शन एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो तो, और एक्शन के अंदर पेलोड है। तो मैं इस बार +1 की जगह इस बार ले लेता हूं एक्शन डॉट पेलोड। इससे ही बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कॉम्पोनेंट कोई डेटा भेजना चाहता है आरटीके को, यानी कि सिंपल बोलूं तो मैं एक्शन, जो रिड्यूसर में एक्शंस बैठे हैं उनको भेजना चाहता है तो ऐसे भेज सकता है, यानी कि इन ऑपरेशंस को, एक्शन में बोलूं इन ऑपरेशंस को अगर कोई डेटा भेजना चाहता है तो एक्शन डॉट पेलोड के थ्रू भेज सकता है। तो अब अगर आप इसे रिफ्रेश कर लेते एक बार, अब अगर मैं प्लस करूंगा, है ना, यहां तो भी 1 का ही प्लस दिखा रहा है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं बटन पे, मैंने यहाँ पर +5 तो भेजा है यहाँ पर से, और ये जो 5 पहुंचा है उसको प्लस कर लेते हैं 5, ठीक है, वो रिफ्रेश नहीं होगा, प्लस किया देखो काम कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ 2 लिखा है माइनस में, तो अब अगर मैं माइनस करूँ तो आपको दिखेगा 2 का माइनस भी हो रहा है। तो थॉट प्रोसेस ये होगा कि हम लोगों ने एक्शन में पेलोड भी भेजना शुरू कर दिया, डेटा सेंड करना भी आ गया, तो हमने डेटा सेंड भी कर लिया, रिसीव भी कर लिया और कंप्लीट कर ली फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन, काउंटर एप्लीकेशन बना ली हम लोगों ने आरटीके के थ्रू।